नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आवाज। वक्त हो गया है सेंट्रल डिबेट का। मैं हूं आपके साथ ईश्वरी द्विवेदी। आज हम लोग एक विशेष चर्चा करेंगे। अब इसकी शुरुआत हम आपको कुछ इस तरह से बताते हैं। एक विशेष तरह का चूरन। अब आप कहेंगे डिबेट में चूरन कहां से आ गया, तो आगे आपको बताते हैं ये चूरन कौन सा है। ये विशेष तरह का चूरन उत्तर प्रदेश के विधान परिषद और विधानसभा में पाया जाता है। और इस चूरन की खासियत यह है कि इस चूरन को केवल जो विधानसभा, विधान परिषद या वहां से जुड़े लोग हैं, प्रभावशाली लोग, उनके बच्चों को ही यह चूरन मिलता है। आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, आम जनता चाहे जितना प्रयास कर ले, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तैयारी करा ले, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ा ले, वो चूरन वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यह चूरन सुलभ है और इसकी उपलब्धता केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा या विधान परिषद से किसी तरह से जुड़े हैं, वहां ताल्लुक रखते हैं। तो ये मामला है भर्तियों का। सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और ईमानदार सरकार है। कई याचिकाएं दाखिल की जाती हैं, हाई कोर्ट से लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच, इलाहाबाद, सारी जगह सारी याचिकाओं में कुछ ना कुछ जवाब इधर का उधर दाखिल करके सरकार बचती चली आती है। अब इसी ये मसला है नियुक्तियों का। विधान परिषद, विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई हैं, ये मसला वहां का है। वहां के सारे जितने वहां वो विधान परिषद के जो सचिव हैं, उनका बेटा है, वहां काम करने वाले लोग हैं, उनका बेटा है, कुछ रिटायर्ड जज हैं, उनके बच्चे हैं। ठीक, वो सारे लोग वो विधान परिषद में एडजस्ट हो गए जो बेरोजगार थे। पहले ये भर्तियां आयोग से हुआ करती थी। 1967 का एक्ट था उसकी, ये भर्तियां विधानसभा, विधान परिषद में आयोग से की जाएंगी। 2017 में भाजपा सरकार बन जाती है। 2017 में एक गहन चिंतन होता है कि भाई हम लोग तो सरकार में आ गए, हमारे बच्चों का क्या होगा। तो 17 में एक पास कर दिया जाता है कि साहब ये नियुक्तियां, इसके लिए एजेंसी विधानसभा, विधान परिषद अपने स्तर से तय कर ले और ये भर्तियां वहां पर कर ले। तो उसमें जब भर्तियां हुई तो जो बेरोजगार थे, जिनको विधानसभा, विधान परिषद से जुड़े थे, जिनके बच्चे बेरोजगार थे, सबको उसमें एक लाइन से एडजस्ट कर दिया गया। वही चूरन वितरित कर दिया गया कि खाओ और तुरंत तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। उन याचिकाओं पर सरकार ने करोड़ों रुपए फीस खर्चा की, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चली, लखनऊ हाई कोर्ट में चली। करोड़ों रुपया इसलिए खर्चा किया कि साहब जांच ना हो। और देखिए, कोर्ट को इस तरह से गुमराह किया कि कोर्ट ने एक सेशन की भर्ती में उस एजेंसी को डिबार कर दिया कि भविष्य में आप कोई एग्जाम नहीं कराएंगे, लेकिन जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए वो उनको यथावत रखा। भाई अगर कैंडिडेट यथावत रखा आपने, तो एजेंसी गलत कैसे हो गई। इस तरह से घन चक्कर लगा करके इन लोगों ने वहां पर इस तरह से अपना मामला सेटल कर लिया कि हमारे बच्चों की नौकरी, रिश्तेदारों की नौकरी सुरक्षित रहे। अब होता क्या है कि कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है, कई रिटें जाती है। उसने कहा कि भाई इसकी सीबीआई जांच हो जाए। जैसे कोर्ट ऑर्डर करती है, उत्तर प्रदेश सरकार के विधान परिषद, विधानसभा के सब लोग चले जाते हैं रिट करने की, साहब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सब सही है, इसकी कोई भी सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। भाई ईमानदार हो तो जांच से क्या डर है? जब आपने सब कुछ सही किया है तो जांच से क्या दिक्कत है? अब यहां नहीं रुकता है। हाईकोर्ट कहती है कि नहीं भाई जांच से क्या दिक्कत है, आपको जांच कराइए, जो सही होगा वो आ जाएगा। लेकिन फिर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हायर किए जाते हैं, जिनकी फीस मुझे नहीं पता है कितनी होगी, लेकिन लाखों करोड़ों में तो होगी। वहां पर उनको खड़ा किया जाता है और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं लोग। ये ईमानदार लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि साहब इसकी जांच की, सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं, इसको रोक दिया जाए। हम लोग ईमानदार हैं, स्वतः घोषित, स्वघोषित ईमानदार है, इसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने 4 हफ्ते में काउंटर मांगा है और यह पूछा है कि भाई सीबीआई जांच क्यों इसको रोक दिया जाए। इस पे काउंटर मांगा है इनसे, अब इनको काउंटर देना है। तो इस विशेष चूरन पे और इस विशेष नौकरी पे हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी हैं, अन्नू प्रसाद जी कांग्रेस से प्रवक्ता हैं,
अंशुमान दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आशीष तिवारी जी राष्ट्रीय लोकदल से हैं। आप सभी का स्वागत है। विवेक जी, ये जो चूरन है विशेष प्रकार का विधानसभा विधान परिषद में बंटता है, तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आप तो इस चूरन से लाभान्वित नहीं है। द्विवेदी जी, हमने तो विवाह ही नहीं किया। अच्छा, तो आप चूरन से मुक्त हैं। पीढ़ी के पास ही चूरन जाने का कोई विषय नहीं उठता। चलिए, अब आप ये बताइए विवेक जी ने चूरन चाटा है। चलिए, वो तो मुख्यमंत्री जी ने भी नहीं चाटा है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट आप क्यों जा रहे हैं, हाई कोर्ट क्यों जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? अगर सब सही है, आपकी ईमानदार सरकार है, बेईमानी का बा आप लोग नहीं पढ़ते हैं, तो आपको ऐसी क्या जरूरत आ गई? सीबीआई जांच होने दीजिए, जांच से दूध का दूध पानी आ जाए, पानी का पानी हो जाएगा। डर किस बात का है? क्यों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भागे भागे घूम रहे हैं आप लोग? क्यों आपकी सरकार के कारिंदे लिफाफा लिए घूम रहे हैं? देखिए, इस तरह की जो भर्तियां हुई हैं उसमें ये विषय वास्तव में चर्चा में आया था कि विधानसभा सचिव, विधान परिषद सचिव के तमाम नाते रिश्तेदारों को इस भर्तियों में जगह मिली है और ऐसे प्रकरण देखने में आए। सुबगाहट लोगों ने इस पर जांच की मांग की थी और सीबीआई जांच इस पर शुरू हो गई थी, परंतु देखने में आया कि जो पटल पे अधिकारी थे वो कभी छुट्टी लेके, कभी बहाना बता करके दस्तावेज सौंपने से आनाकानी कर रहे थे। इस दौरान किस स्तर पे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जा कर के गुहार लगाई है, हाई कोर्ट में भी लगाई, उसके पहले हाई कोर्ट ने नहीं सुनी, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। ऐसा क्या डर है? क्यों भाई इतना डर है? सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर मांगा है, उसका जवाब भी आ जाएगा और ये जांच तो होगी। और मुझको लगता है कि जब जांच होगी तो ये जांच में चीज़ें खुल करके आएंगी और जो कुछ भी गड़बड़ी हुई होगी, जो भी लोगों के संदेह हैं, वो संदेह दूर हो जाएंगे। नहीं विवेक जी, आपने फिर से शब्दों का हेर फेर कर दिया। संदेह है, संदेह किसी को है थोड़ी। अब तो संदेह को, अगर किसी को जरा सा संदेह भी है तो उसको पुख्ता तो आप लोग कर रहे हैं। हाई कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है कि भाई जांच ना कराई जाए? सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत क्या है क्यों कि जांच ना कराई जाए? जांच हो जाने दीजिए, संदेह की कौन सी बात है? इसका मतलब है कि वहां फोर्जरी हुई है, फ्रॉड हुआ है, घोटाला हुआ है। जो हमारे नौजवान हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके हितों का डाका डाला है आप लोगों ने। उनके हितों का कहीं से संरक्षण नहीं किया आपने। उन बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। केवल अपने लोगों को, अपने जो आपसे संबंधित है उन लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के साथ छलावा हुआ है, धोखा हुआ है, अत्याचार हुआ है, कपट हुआ है, छल हुआ है। देखिए द्विवेदी जी, पाए तो बेरोजगार लोग ही नौकरी है। वो लोग कहीं पहले रोजगार तो कर नहीं रहे थे। जो लोग नौकरी पाए वो भी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार है। नहीं कोई जरूरी है मतलब कि वो विधानसभा विधान परिषद के जो लोग थे वही वो नौकरी पा सकते हैं। बात और है कि उनकी कुछ रिश्ते लोगों ने तलाश लिए हैं अधिकारियों से, उसकी भी जांच हो जाएगी। जांच होने दीजिए। जो लोग जांच में रुकावट डाल रहे हैं वो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। उसको नहीं लगता कि जांच रुकेगी, जांच होगी और जांच होगी तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं विवेक जी, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आप लोग ईमानदार हैं, हम भी कहते हैं भाई ईमानदार हैं, एकदम 24 कैरेट गोल्ड है। तो इस पे आपकी सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? इस पे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव बहन जी, ये लोग तो आपसे आकर के नहीं कह रहे कि भाई जाओ हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। आपकी सरकार, जो आपके नेतागण हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, आपके मंत्री जो जिम्मेदार लोग हैं, वो लोग इनको क्यों नहीं रोक रहे? टैक्स पेयर का पैसा है, वो जनहित में उस जो योजनाओं में लगाया जाना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर का पैसा है जो आप वकीलों को फीस दे रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे इस पर सरकार क्यों नहीं नियंत्रण कर रही है कि भाई जांच हो जाने दीजिए? देखिए द्विवेदी जी, इस विषय में सरकारों का जो मापदंड है बहुत हिला हुआ है। लोग तो यहाँ अपराधियों को कानून के दायरे से बचाने के लिए लाखों रुपया फीस खर्च कर दे रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। कोई शराब घोटाले से अपने नेताओं को बचाने के लिए टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया वकीलों के ऊपर फूंक दे रहा है। यहाँ जिस विषय में आप चर्चा कर रहे हैं, लोग नौकरी पाए नौकरी कर रहे हैं, वो उसी विधानसभा में हैं और वहीं से विषय की तय होती है कि इसमें
काउंटर लगना है कि क्या लगना है, आपत्ति लगनी है, वही लोग अपना एक मोनोपोली के तहत इस तरह का सिस्टम बना करके ऐसा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि न्यायपालिका के दरवाजे पे सब चालबाजियाँ चल पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट तक विषय आ गया है तो जांच होगी, और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अन्नू प्रसाद जी, डॉक्टर अन्नू प्रसाद जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी जी, मेरी आवाज आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये जो विधान परिषद में भर्तियां हुई हैं, इसमें विधान परिषद के सचिव और तमाम उसी ओरा को मेंटेन करते थे, उनके नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, कि किसी का बेटा भर्ती हुआ, किसी का साला भर्ती हुआ, किसी का साड़ू भर्ती हुआ। उसके बाद जब कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के इस पे कार्रवाई कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी और उसके अधिकारी, मतलब अभी तो अधिकारी ही जा रहे हैं, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए वो भी ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं उनका समर्थन है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या है? ये लोग किसी बड़े घोटाले को खुलासा ना हो, वो बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है। सबसे पहले मैं देश की जनता को नमस्कार करती हूँ। देखिए, एक बात तो सब बहुत स्पष्ट है कि अगर इस पे सीबीआई जांच पूरी तरीके से कर दी गई तो बहुत बड़े बड़े शहरों का नाम सामने आ जाएगा। और इस बात का डर बीजेपी सरकार को पूरी तरह जानती है कि जब ये सीबीआई जांच अगर पूरी हो जाएगी या इस पे सुनवाई होगी तो जो छुपे हुए चेहरे, जो कानून को अपना एक हथियार बना के जो गलत तरीके से नियुक्तियां कर रहे हैं, जो धांधली कर रहे हैं, जो घूस लेके लोगों को बड़े बड़े पद एक रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं, अपने ही नात भात में अपने भाई भतीजे जितने भी लोगों को ये पद बांट रहे हैं, ये खुलासा होने का। तो अन्नू प्रसाद जी, क्या लगता है आपको कि इसमें पैसा भी चला है, पैसा भी बांटा गया है? ये तो बहुत स्पष्ट सी बात है कि जिस तरीके से जो लिस्ट निकली है और जिस तरीके से बहुत नजदीकी लोगों को जो पद दिया गया है, कहीं ना कहीं जब धांधली है तो उसमें पैसा तो जरूर लगा होगा। और यही बात सामने ना आए, इसीलिए इसको पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा कि ये सारी चीजें पूरी ना हो, प्रक्रिया पूरी ना हो। इसीलिए जगह जगह इसमें लोग हथकंडे अपना रहे हैं। जब सीबीआई लगातार जा रही थी वहां जांच पड़ताल के लिए, तो क्यों वहां के अधिकारियों ने उन लोगों को सपोर्ट नहीं किया? कभी उन्हें दस्तावेज नहीं दे रहे हैं, कभी बीमारी का बहाना बना के लोग ऑफिस नहीं आ रहे हैं। तो ये कहाँ इशारा कर रहा है? ये पूरी तरीके से ये एकदम जग जाहिर है कि धांधली हुई और बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। और अब इसका खुलासा होने के बाद बहुत बड़े बड़े नेताओं का, मुझे तो यकीन भी है कि नेता से लेकर केंद्रीय मंत्री तक इस धांधली में, बीजेपी के लोग इस धांधली में अपना अपना योगदान दे चुके हैं। इस वजह से बीजेपी पूरा कोशिश कर रही है कि सीबीआई जांच इसमें ना होने पाए। तो क्या लगता है आपको कि ये जो अपना भाजपा का जो ईमानदारी का तमगा खुद से इनके नेता ले लेते हैं, तो इससे उनकी ईमानदारी का क्या छवि बन रही है? देखिए, ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो अब जनता अच्छे से इनको दे चुकी है। जितने बड़े पैमाने पर बीजेपी सरकार में सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, उसमें भी इनकी ईमानदारी दिख गई। नियुक्तियों को रोक दिया गया, उसमें इनकी ईमानदारी दिख गई। कई सारे लोग बेरोजगार हो गए, इसमें इनकी ईमानदारी रुक गई। आज युवा सड़कों पे लाठियां खा रहा नौकरी पाने के लिए, इसमें इनकी ईमानदारी दिख गई। अब और कितना इनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र चाहिए? और इसी ईमानदारी का प्रमाण पत्र आने वाले 24 में युवा इनको दे के रहेगा। जितने युवाओं को बेरोजगार और संघर्षशील युवाओं को बेरोजगार करने का, उनका हक मारने का जो काम इस बीजेपी सरकार ने किया है, अपने ही अगल बगल के लोगों को, दूसरे मेहनतकश युवाओं का जो हक दे दिया है, ये इसका पूरा हिसाब किताब 2024 में युवा इनसे लेके रहेगा। चलिए अंशुमान जी, जी जिस तरह से ये भर्तियां हुई, पहले तो सब अपने नात रिश्तेदारों को भर लिया गया, उसके बाद अब जब इस पे किसी तरह से हाईकोर्ट कार्रवाई करना चाह रहा है, तो इनके अधिकारी हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं कि सीबीआई जांच न की जाए। तो क्या लगता है आपको कि सरकार, इसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये खुद अपना एक चेहरा छिपाना चाहती है? देखिए, चोरों की भर्ती हुई है चोरी से,
और डाकू उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। और दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है यहाँ पे, उसके जो मुखिया हैं, उनके रहते जो सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी और सीबीआई जांच कर रही थी, वो तो पहले बाधित की गई वहाँ पे अधिकारियों द्वारा, और वहाँ के तमाम इसमें आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं, बड़े बड़े अधिकारी और नेता तक इसमें शामिल हैं, तो विधान परिषद से विधानसभा से जुड़े हुए लोग हैं। आईएएस अधिकारियों के बच्चे हैं इसमें। देखिए, ये परिवार की भर्ती थी एक्चुअली में, और ये अगर ये पहले बता देते कि ये इसमें से परिवार के लोग ही शामिल हो सकते हैं, परिवार के लोगों को भर्ती किया जाएगा, तो शायद हम लोग भी मान लेते चलो परिवार के लिए कुछ कर दिया गया है। लेकिन बैकडोर से जिस प्रकार से, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उसका विज्ञापन निकाला गया तो उसके ऊपर लिखना चाहिए था केवल परिवार वाले ही आवेदन करें। बिल्कुल, इसमें वही परिवार वाले आवेदन कर सकते हैं, ये लिख देना चाहिए सरकार को। अब इसमें धीरे धीरे सच्चाई मान लेनी चाहिए। हम लोग तो देखिए अब आदत सी पड़ गई है, परीक्षार्थियों को भी आदत पड़ गई है, हम लोगों को भी आदत पड़ गई है। आज जितनी भर्तियां निकलती हैं, या तो उनके पेपर लीक हो जाते हैं, या फिर वो कोर्ट में जरूर जाती हैं। बगैर कोर्ट जाए हुए तो किसी परीक्षा का निस्तारण हो ही नहीं रहा है। सीधी साफ भर्ती तो अब लगता है जैसे जमाना एक दौर गुजर गया कि अब वो होंगी भी आगे चल के कि नहीं होंगी, क्योंकि जो एजेंसियां हायर की जाती हैं परीक्षा के लिए, वो एजेंसियां पहले से वो जिनके ऊपर काफी दाग लगे रहते हैं, ऐसी एजेंसियों को हायर करने की परंपरा सी बन गई है। जो अपना एक आयोग बनाया हुआ है, जो एक व्यवस्था बनी हुई थी, उसको नकार करके एक बाहर का एक आयोग ला करके उसके माध्यम से भर्ती कराई जा रही है। इसका औचित्य ही समझ नहीं आता। सीधी सीधी बात यह है कि अपने बच्चों को बैकडोर से ला करके उसको भर्ती करा करके इन लोगों ने गुनाह किया है। हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही इसका क्या कहते हैं संज्ञान लिया था, सही आदेश दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी समझ नहीं पाता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय को संज्ञान ही लेना तो संज्ञान ले लेते, लेकिन सीबीआई जांच पर रोक लगाने का औचित्य क्या था? 4 हफ्ते में जवाब मांगा है, तत्काल फौरी तौर पर रोक लगी है। रोका जाएगा। ये देखिए, ये सारे खेल होते हैं। मैं हालांकि कानून का विद्यार्थी नहीं हूँ, ना कानून की बहुत ज्यादा पेशेवर चीजों को समझता हूँ, लेकिन व्यवहारिक चीजें मैं समझता हूँ कि किस प्रकार से कानून के लोग खेलते हैं, किस प्रकार से वहाँ की जो भाषा होती है उसको अजीब तरीके से उसको डिस्क्राइब किया जाता है, समझाया जाता है, तो आम लोगों की समझ से तो बाहर चीज़ है। अब मूल रोदगी भारत के बड़े जाने माने वकील हैं, वो इसकी पैरवी कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि उनको ये पता होगा कि घोटाला किया गया है, वो घोटालेबाजों को बचाने का प्रयास करेंगे वहां पे। चूंकि बहुत बड़ा नाम है, उनसे कहीं ना कहीं कोर्ट भी उनसे इन्फ्लुएंस होती है, उनसे प्रभावित होती है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। जो लोग इतने बड़े वकील को कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील कर सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उनके क्या मंशा रही होगी। नहीं, तो सरकार का सरकारी पैसा है, सरकारी टैक्स पेयर का, जो हम आप टैक्स देते हैं, जो जनता टैक्स देती है, उसके पैसे से भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का नया कारनामा है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार तो हम क्या बताऊं, इतनी लोगों की उम्मीदों वाली सरकार रही है, और जिससे खुद प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों का बड़ा विश्वास रहा है भी, लेकिन आंतरिक रूप में जिस अंशुमान जी, केंद्र का जहां तक मेरा अनुमान है, केंद्र में थोड़ा सा विपरीत है। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में चूक जाती है, भ्रष्टाचारियों को कार्रवाई करने में उत्तर प्रदेश सरकार चूक जाती है, लेकिन हमें लगता है केंद्र सरकार में मोदी जी के जहां तक बात पहुंच जाती है तो वहां तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उसके विपरीत है। यहाँ संरक्षण दे दिया जाता है कि आप बड़े भ्रष्टाचारी हैं तो आइए बड़ा इनाम ले जाइए, बड़ा कुर्सी ले जाइए। ईश्वरी जी, देखिए, पूरी तरह से ये सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, नौकरशाही के भरोसे चल रही है, और नौकरशाही का आम जनता से सीधा साधा कोई वास्ता बहुत कम ही पड़ता है। तो इनका जब सीधा वास्ता पड़ता नहीं है, इनकी सारी जो जिम्मेदारी रहती है वो मुख्यमंत्री को समझाने में, बरगलाने में लगी रहती है, नेताओं को समझाने बरगलाने में लगी रहती है, और उनको कोई मतलब नहीं कि आम आदमी जिए मरे, नौकरी मिले ना मिले। आप अभी शिक्षक भर्ती वाले मामले को देख लीजिए, उसमें भी मामला टालने के अलावा कुछ नहीं हुआ। आज ये जो प्रकरण हम देख रहे हैं, झेल रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये मानता नहीं कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें नहीं है, या मुख्यमंत्री जी इस बारे में जानते नहीं होंगे। सब जानते होंगे, उनको सब पता है। अब बावजूद उन्होंने अगर सबको संदेश दिया है कि जाके वकील करो मोहर रोदगी जैसा, तो क्या जरूरत थी इसको करने की? सीबीआई जांच आराम से होने देते, दूध का दूध पानी का पानी होता। अब सुप्रीम कोर्ट को जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, इसको सिर्फ बढ़ाने का, तारीख पे तारीख आएंगी, ये कुछ होने वाला है। अब मुझे लगता नहीं कि न्याय अगर होगा भी तो छोटी मोटी मुर्गियों को फंसा दिया जाएगा। जितने बड़े अधिकारी हैं, ये केवल कहावत चल रही है कि जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े आईएएस, इसके आईएएस माफिया जो हैं, मैं कहूंगा, ये सिर्फ आईएएस नहीं कहूंगा, आईएएस माफिया जो हैं, उनको बचाने का प्रयास होगा, और वो बच जाएंगे। इस बार इस भर्ती में खेल थोड़ा दूसरा है।
इस बार इसमें जो पंचम तल से जुड़े वहां के खास कहे जाने वाले हैं, बीकेएस वर्ड है, जो बीकेएस वाले ग्रुप के हैं उसके तमाम लोग यहां भर्ती हो गए हैं। तो सबसे ज्यादा खुजली तो उन लोगों को मची हुई है, सबसे ज्यादा बौखलाहट उन लोगों को है बीकेएस टीम को। पर लंबे समय से कमा रहे हैं, इसी तरह से कमाते आ रहे हैं। जैसा बीकेएस का फुल फॉर्म बता दे। और मैं बताऊं आपको यहाँ पे ये खोजना पड़ेगा विवेक जी, इसमें दिमाग लगाइए, खोजिए, बीकेएस का फुल फॉर्म बता देंगे तो एफआईआर हो जाएगी 10-20। अब आप लोग खोजी पत्रकार हैं, आप लोग थोड़ा ज्ञान आते हैं, बताते हैं। आशीष जी, जी, भाजपा की जब सरकार बननी थी 2017 में ये हुआ कि भाई पीसीएस की भर्तियां हुई, उसमें इतने यादव हो गए, जैसे हमारी सरकार बनेगी वैसे इसकी जांच कराई जाएगी। सरकार बनी, क्या आपकी जानकारी में है कोई जांच हुई वो जो 17 में घोषणा हुई थी? मुझे इसकी कोई जानकारी तो नहीं हुई है कि कोई जांच हुई है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि उसका मैं कारण बता दूं, जांच हुई क्यों नहीं। इलेक्शन के समय में तो हो गया कि साहब इतने यादव भर्ती हो गए, लेकिन जब लिस्ट आई तो यादव के अलावा कुछ और थे, जो और थे उनको बचाने में वो यादव जी लोग भी बच गए। अगर घोटाला हुआ है तो मैं नहीं कहता घोटाला हुआ है, लेकिन उस लिस्ट में कुछ विवेक जी की पार्टी के खास लोग भी थे, इसलिए वो जांच नहीं हुई। उसी में डीजीपी साहब के लड़के भी थे उस समय के। जी, उसी में उस समय के डीजीपी साहब के लड़के भी थे। भाई अब वो तो यादव का लिस्ट आप लोग लेकर के घूमते थे, आपने कहा कि हम उसकी सीबीआई जांच कराएंगे, सीबीआई जांच नहीं कराए, हाई कोर्ट अभी एक पकड़ा है मामला, उसके लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक भाग रहे हैं। आते हैं आपके पास विवेक जी। आशीष जी, जो इस तरह से उत्तर प्रदेश का विधान परिषद में चूरन बटा है भर्तियों का, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकारी हैं वो घूम घूम करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, जनता के पैसे को फूंक रहे हैं, इतना इतना पैसा टैक्स पेयर का खर्चा कर रहे हैं। तो क्या ये सरकार जो अपने आप को ईमानदार कहती है, ये डर क्यों रही है? सीबीआई जांच से इनको डर किस बात का है? देखिए, डर तो इसी बात का है कि जांच हो जाएगी तो चोरी खुल जाएगी। ये तो, इसमें तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। जांच इसीलिए रोकी जा रही है कि अगर जांच हुई तो फिर चोरी पकड़ जाएगी, कई बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया में क्या धांधली करी गई है उसका खुलासा हो जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। जो ये ईमानदारी का मुखौटा लगाकर घूमती है सरकार, उसका ये मुखौटा हट जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। मैं जानना चाहता हूँ, देखिए ये जो सरकार है ये कदम कदम पे फेल होती नज़र आ रही है, और ये पहला, अब तो बहुत हैबिचुअल से हो गए हैं हम लोग कि एक नया घोटाला खुल गया, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, खाद्य विभाग हो, मिड डे मील का मामला हो, घोटाले इनके हर विभाग में घोटाला है। कौन सा ऐसा विभाग है इस सरकार का जिसमें घोटाला नहीं? कुछ के खुल गए हैं, कुछ के आने वाले समय में खुल जाएंगे। अभी सरकार के पास भी 4 साल का वक्त और है, तो 4 साल में अभी देखिए आप कितने घोटाले खुलते हैं उत्तर प्रदेश में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षकों को रोड पे आना पड़ रहा है, सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देती। अभी आशा बहुओं ने कल उनका 2 दिवसीय धरना ख़त्म हुआ है। आपको पता है इस उत्तर प्रदेश के अंदर में 1.5 लाख आशा बहुएं हैं, और जिनको महीने के 1500 से 2000 रुपये मिलते हैं सिर्फ। और हमारे विवेक जी कह रहे हैं कि जिनको नियुक्तियां मिली हैं वो भी बेरोजगार हैं। और वो किस श्रेणी के बेरोजगार हैं? वो अफसरों के बेटे हैं, वो जजेस के बेटे हैं, वो बड़ी बड़ी हस्तियों के बेटे हैं, वो बेरोजगार हैं। और जो रोड पर घूम रही हैं आशा बहुएं, जिनको 2000 रुपये खाली मिलता है, इन दोनों में अगर समानता देखी जाएगी तो वो सही नहीं है। समाज को इस भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं इतने भागों में विभक्त करने का काम करा है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी रोजगार के नाम पर। और इस तरीके की जो भर्तियां हो रही हैं, ये भर्तियां, मैं भी सहमत हूं कि ऐसी भर्तियों के लिए तो कोई ऐड ही नहीं निकालना चाहिए। अपना ये वहीं पर ही डिसाइड कर लें कि ठीक है, जिनके जिनके बेटे हो गए हैं इस लायक जो नौकरी कर सकते हैं, उनको बैकडोर से अंदर कर लिया जाए। हजारों करोड़ रुपया, आप ये समझ लीजिए कि अभी आपने भी बिल्कुल सही कहा कि इतने बड़े बड़े वकील जो हायर करे गए हैं,
इनको जो फीस दी जा रही है वो किस नेता की है या किस अफसर की है या सरकार की है? वो जनता का पैसा है। जनता के पैसे को जनता के खिलाफ ही ये लोग यूज़ कर रहे हैं। आप देख लीजिए, इसमें कोई जनता की भलाई नहीं है। ये जो बेचारे बच्चे इलाहाबाद में और जाने तमाम जितनी भी कोचिंग होती हैं उनमें मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो सब बेकार है। क्योंकि भर्तियां होने का जो सर्टिफिकेट वो परीक्षा पास करना नहीं रह गया है, वो किसी नेता मंत्री का बेटा होना हो गया है, उनका कोई सगा रिश्तेदार होना हो गया है। अब अगर आपकी पहचान किसी बड़े आला अफसर के बेटे के रूप में नहीं है तो आपको कुछ दिनों बाद मुझे लग रहा है कि जिंदा रहने का भी अधिकार छीन लिया जाएगा। आशीष जी, अगर ये जांच हो जाने देते तो उसमें इनका चेहरा ज्यादा साफ रहता। जिस हिसाब से लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो जांच हो जाती, क्लियर हो जाता। अगर वो अधिकारियों की तरफ से भ्रष्टाचार हुआ था, भाजपा के नेता कहते हैं कि भाई वो तो ब्यूरोक्रेसी ने कर दिया होगा, हमारे नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो जांच हो जाने देते तो उसमें क्लियर हो जाता कि भाई इसमें नेता इन्वॉल्व नहीं है, ब्यूरोक्रेसी ने खेल कर दिया, न्यायालय उनके खिलाफ कार्रवाई करता, सीबीआई चार्जशीट लगाती, कार्रवाई होती। तो इस हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जा रहे हैं तो इससे तो सरकार की छवि खराब ही हो रही है। और इसका मतलब क्यों ना ये मान लिया जाए कि सरकार ही इसमें इन्वॉल्व है, सरकार के सह पर यह घोटाला हुआ, ब्यूरोक्रेसी ने अपने मन से नहीं किया, सरकार ने उसको उत्साहित किया कि ये घोटाला तुम करो, अपने कैंडिडेटों को भी रखो, हमारे कैंडिडेटों को भी रखो। देखिए सर, मैं पहले तो एक चीज आपसे भी क्लियर करना चाहूंगा कि क्या ब्यूरोक्रेसी और सरकार ये दोनों अलग अलग पक्ष हैं? क्या ब्यूरोक्रेट्स अलग हैं और सरकार अलग है? अगर सरकार अलग है, ब्यूरोक्रेट अलग है, तो फिर सरकार को इसमें जांच हो जाने चाहिए थी और ब्यूरोक्रेसी के लोग फंसते। लेकिन मुझे लगता है जिसकी सरकार होती, ब्यूरोक्रेसी भी उसी की होती है। आप अपने अफसरों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। आपके यहाँ पर अफसरशाही इतना ज़्यादा हावी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी वो बरगलाने का काम करती है। उन तक सही तथ्य नहीं पहुँचाए जाते हैं, या फिर पहुँचाए जाते हैं तो मैं आपकी बात को संबद्ध करूँगा कि ये सरकार की शय पर ये हो रहा है। तो ये चाहे सरकार हो और चाहे अफसरशाही हो, इसको अब भारतीय जनता पार्टी के पास में एक्चुअली इतना मसाला हो चुका है घोटालों को लेकर कि वो इस चीज से बचे तो बचे कैसे। उनके पास कोई रीजन नहीं रह गया कि वो अपनी जनता में क्या बात बताएं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने एक अच्छा इसका सीधा सा रास्ता निकाला कि जो भी ठीक रहा हो अफसरों पे फोड़ दो, जो भी चीजें हो अफसरों पे फोड़ दो। अगर ये अफसर आपसे नहीं संभाले जा रहे हैं या ये अफसर आपकी सरकार से अलग हैं या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो ये अफसर किसकी शय पे काम करते हैं, इनको किसका आदेश मिलता है तब ये काम करते हैं। तो इसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना कि सरकार अलग है और अफसरशाही। ये दोनों, मैं आपको बताऊं द्विवेदी सर, ये दोनों एक ही हैं। सरकार जो एक मूवी आई थी उसमें गोविंदा की थी और परेश रावल की, तो परेश रावल उसमें बोलता है जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। तो ये जो चाचा भतीजा हैं ये दोनों एक ही हैं, लेकिन जनता के सामने ये दोनों अलग अलग हैं। ये अलग अलग अपने को दिखाते हैं। सरकार कहती है अफसर भ्रष्ट हैं, अफसर कहते हैं सरकार हमको दबाव दे रही, काम नहीं करने दे रही है। तो इन दोनों के मकड़ जाल में फाइनली जो फंसता है या जिसका नुकसान हो रहा है वो सिर्फ जनता है। जनता के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी बचत करे तो कहां से करे। बेचारे पिस रहे हैं, जिनको होना चाहिए था वो उनका ऐसा मनोबल टूट रहा है कि वो विक्षिप्त की अवस्था में आ चुके हैं। कई ऐसे मैं कैंडिडेट जानता हूं जो इतने वाकई में टैलेंटेड हैं कि अगर उनको अफसर बनने का मौका मिलता तो वो कहीं ना कहीं इस प्रणाली में सुधार करने का काम करते। लेकिन भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैला हुआ है कि उससे पार पाना मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे यही लग रहा है कि जब 2027 में चुनाव होगा, सरकार बदलेगी, तब ही इस उत्तर प्रदेश की सूरत और सीरत चेंज होगी। वरना अभी हमको 4 साल और झेलना है। हमको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। अगर आदत नहीं डालेंगे तो हम अवसाद के शिकार हो जाएंगे।
आदत डाल लेंगे तो हो सकता है कि हम थोड़ा सा जिंदा रह पाए। विवेक जी, जी जिस हिसाब से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जनता का पैसा खर्चा किया जा रहा है, आपके अधिकारीगण दौड़ रहे हैं, तो आपकी सरकार के संज्ञान में क्या ये मसला नहीं है कि इस तरह से जो हमारे बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके हितों का जो डाका डाला गया है, उस पे जब सीबीआई जांच कोर्ट करा रही है तो आप अधिकारी उसमें भाग दौड़ कर रहे हैं, तो सरकार आपकी क्या कर रही है? सरकार क्यों नहीं उनको मना कर रही कि भाई जांच हो जाने दीजिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर के लिए समय दिया है, उसमें जवाब अधिकारियों को देने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट जांच कुछ समय के लिए रोकी है, स्टे तो जांच में किया नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। जांच तो होगी और जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी। जांच होगी, आप कह रहे हैं जांच होगी, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या है? मतलब आप या तो ये माना जाए कि आपका ब्यूरोक्रेसी से नियंत्रण खत्म हो गया है, आपकी सरकार का आपके अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहा, अपने मन से जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, या ये माना जाए कि सरकार अपना चेहरा छिपा रही है, जिस तरह से सरकार के लोगों का, आपकी पार्टी के लोगों का वहां पर अपॉइंटमेंट हुआ है उनके बच्चों का, तो सरकार अपनी गर्दन फंसती देख रही है, इसलिए बचा रही है। देखिए किसका हुआ है, किन लोगों का हुआ है, तो मेरे पास इसकी कोई सूची नहीं है। मैं ये भी नहीं राजेश सिंह, एक नाम बता दूं, राजेश सिंह विधान परिषद के सचिव हैं, उनके सुपुत्रों का हुआ है। एक नाम, इतना महत्वपूर्ण नाम तो बता दिया आपको। ठीक है, किसी के सुपुत्र होना ये उसके लिए अयोग्यता नहीं है। नहीं, अयोग्यता नहीं है, योग्यता लेकिन है। क्या ये योग्यता है? योग्यता है। क्या ये योग्यता है विवेक जी? ये योग्यता भी नहीं तो अयोग्यता भी नहीं है। नहीं, अब ये ये योग्यता है। प्रक्रिया की जांच होने दीजिए। नहीं, हम कह रहे हैं कि ये योग्यता है, मान लिया कि वो योग्य है, फिर भाई आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? क्यों आपकी सरकार क्यों नहीं रोक रही है? क्यों आपके डिप्टी सीएम और अधिकारी क्यों ये नहीं कह रहे कि भाई क्यों पैसा फूक रहे हो जनता का? इतने में कहीं सड़क बनवा दीजिए, इतने में कुछ गरीबों को भोजन खिला दीजिए, इलाज कुछ करवा दीजिए, जनता के हित का हो जाए। क्यों कोर्ट के वकीलों को मोटी मोटी फीस दे रहे हैं? क्यों जांच से भाग रहे हैं? कौन सा डर है आपको सीबीआई जांच से? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की जांचों से नहीं घबराती। तो ये क्या हो रहा है? काहे घबरा रही है? भाजपा में किसकी, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। ये तो अधिकारियों की गर्दन फंसी। अधिकारी, अब वही लाइन आपने बोल दी कि अधिकारियों की गलती है, तो अधिकारी आपके नियंत्रण से बाहर है। नहीं, अधिकारियों की कहीं गर्दन अटक रही, इसलिए दौड़ रहे हैं। जांच नहीं अटकने पाएगी, जांच होगी। जांच को रोकने के लिए ही शायद ये लोग सुप्रीम कोर्ट जांच गए तो हैं। होगी, जांच भी होगी, दूध का दूध पानी का आप पानी। विवेक जी दोनों बात कर रहे हैं, वैसे आप इसलिए जाने जाते हैं कि आप अपनी बात बड़ी बेबाकी से नहीं, रखते हैं। विवेक। ये तमाम बेरोजगारों का जो उसमें 27,000 या 17,000 ऐसी कुछ संख्या है जिन लोगों ने आवेदन किया था, उन लोगों ने 500 या 100 रुपए 200 जो फीस रही होगी, उन बच्चों ने वो फीस भी भुगतान करी, उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। विशेष प्रकार का चूरन बांट करके विधान परिषद के और जो आपकी पार्टी से जुड़े लोग थे, जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। कौन जुड़ा था, नहीं तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप बार बार कह रहे हैं पार्टी। अब ये आप सोचिए ना, वो यहां बैठ के हम थोड़ी बता देंगे आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं। अगर आपकी पार्टी के लोग नहीं जुड़े हैं तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? आपकी पार्टी, आपकी सरकार है, आप मना करिए, उन अधिकारियों को सस्पेंड करिए, हटाइए नौकरी से कि भाई क्यों जा रहे हो तुम, सीबीआई जांच क्यों नहीं होने दे रहे हो? ठीक है, जांच होने दीजिए। जांच ही तो रोक रहे हो सर, जांच कहाँ हो रही है? जांच होने कहाँ दे रहे हैं? जांच ही आप? तो रोकने गए जांच हो। होने कहाँ? जांच ही हो जाने दो तो क्या बात विवेक समय भैया। दिया है सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर। भाई सुप्रीम देखिए, कोर्ट, देखिए पूरी विवेक तरह से- जी, या तो मानिए, ईश्वरी जी देखिए, ये सच जानते हैं हाँ, ये विवेक सच भाई, जानते हैं, और बहुत ये अच्छे डिफेंड व्यक्ति करने हैं। की स्थिति में नहीं है सरकार को, लेकिन इसलिए ये बातों को गोल मोल तरीके से टालने का प्रयास कर रहे हैं। हकीकत ये जानते हैं आप इनकी। अन्नू जी, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के विवेक जी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं ब्यूरोक्रेसी इसके लिए जिम्मेदार है और नेता इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, बहुत तो बढ़िया आदमी इनको भाई आपकी पार्टी क्या कहेगी? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही है। देखिए, पहली बात तो अब इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सभी जब अपने सारे जुमले भर चुके हैं, झूठ बोल चुके हैं, जनता सब कुछ समझ गई है, सब और क्या नया झूठ बोले। और दूसरी बात, जब कभी कोई ऐसी बात आती है तो इनके पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि भाई हमें खुला आजादी नहीं है काम करने का,
सीएम अपने हाथ में सारा पावर लेके रखते हैं। इन्हीं के पार्टी के सांसद विधायक कहते हैं कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास सीधे पैसे नहीं आते हमारी निधि के, और अब ये बैठ के ये कह रहे हैं कि हमारे पास, हम बीजेपी इसमें क्या कर सकती है, ये सब अफसरों का काम है। तो ये जो गोल गोल बातें ये जो करके ये जो अपना एक काला चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत जाहिर हो चुका है कि अब पाप का घड़ा धस चुका है। और अब इसमें और इन लोगों के गलत कारनामे डालने की ना तो इसमें ताकत रह गई है और ना इनके अंदर अब छुपाने की ताकत रह गई है, क्योंकि इतना ज्यादा इन लोगों ने काला कारनामे करके रखे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के ऊपर हो, चाहे भर्तियों के ऊपर हो, चाहे युवाओं का हक मारने के ऊपर हो, चाहे महिलाओं को सुरक्षा देने के ऊपर हो। ये सभी चीजें अब इतनी ज्यादा हो चुकी हैं इन लोग के, अब इनके भी पकड़ के बाहर हो गई है। इसीलिए ये कह रहे हैं यहाँ बैठ के कि अब अवसर हमारे हाथ में नहीं रहे, क्योंकि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैल गया है। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ कि सीएम विभाग में बैठ के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोग पैसे ले रहे हैं, मृत्यु सर्टिफिकेट देने के लिए पैसे ले रहे हैं। ये इसी चैनल का एक पूरा एक अभियान था कि चिराग तले अंधेरा। तो इससे अधिक अब हम क्या कह सकते हैं कि जब सीएम विभाग इतना भ्रष्ट हो गया है तो भ्रष्टाचार न जाने कितनी चरम सीमा पर पहुंच गया होगा। इतने विभाग, इतने अफसर, इतने नेता, केंद्र मंत्री इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अब ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अब इतने काले कारनामों को छुपाए कैसे। अब इनके पास बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं है, क्योंकि जनता सब समझ गई है। अब इसका जवाब बस जनता इंतजार कर रही है 2024 का, इनके सारे काले कारनामों का जो ब्यौरा जो जनता के पास, जो लाल डायरी जनता के पास पहुंच चुकी है बीजेपी की, अब उस डायरी को खोलने का काम 2024 में जनता करेगी और उसको मुंहतोड़ पहले राजस्थान में खुलवा लो, फिर आप यहाँ खोलना। अब देखिए, ये भाजपा कह रही है उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, राजस्थान पहुंच गए। वो लाल डायरी चर्चा कर रहे हैं, मुझे याद दिला दिया कि राजस्थान में लाल डायरी है, पहले वहाँ खुलवा लो, फिर आप खोल लेना। आप किस बात की, आप देखिए पहली बात, आप लोग प्रतिक्रिया तो बहुत जल्दी जब ये उपदेश देते हैं कांग्रेस वाले तो मुझको थोड़ा सा कष्ट हो जाता है कि सब हंसे हंसे चलनी हंस रही, जिसमें 72 छेद। नहीं, इसमें आपको विवेक जी कष्ट हो गया, और वो जो युवा हमारे बेरोजगार हैं जिनके हाथों पे आपकी सरकार ने डाका डाला है, आपकी भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी ने डाका डाला है, उस पर आपको कोई रंज नहीं है जी। अगर मेरी व्यक्तिगत बात पूछेंगे तो मैंने व्यक्तिगत कुछ नहीं है, ये आपकी सरकार की व्यक्तिगत मैं आपको जानता हूँ। वही गलत हुआ जो 1968 के एक्ट के वेरिएशन का जो अमेंडमेंट हुआ, वही गलत हुआ। फंडिंग आती है फेलोशिप विद्यार्थियों के लिए, सारे बड़े यूजीसी के फेलोशिप इस बीजेपी सरकार ने बंद कर दिए हैं। अरे भाई लाल डायरी। अच्छा अन्नू जी एक चीज ये बताइए, आप भी ये मान रही हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, और वो जो हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, एक साल नहीं साल दर साल उनके साथ छलावा किया गया, धोखा किया गया, आप भी ये बात मान रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी इस पे क्या करेगी? उन बेरोजगार युवाओं का जिनके हितों पे डाका इनके हिसाब से इनकी ब्यूरोक्रेसी ने डाला है, आपके हिसाब से और जो हमारे गेस्ट है उनके हिसाब से सरकार का भी उसमें समर्थन है, चूंकि सरकार के लोग भी हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस पे क्या करेगी? उन युवाओं के हितों को दिलाने के लिए क्या करेगी फर्दर? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जहां पे, चाहे वो युवाओं के हक की बात हो, चाहे महिलाओं के हक की बात हो, चाहे किसानों की हक की बात हो, कांग्रेस कभी भी सड़क से उतरने से पीछे नहीं हटी है। जहां भी जरूरत होगी कांग्रेस सड़कों पे दिखेगी, आंदोलन करती हुई युवाओं के हक के लिए, महिलाओं के हक के लिए, सिंचाई के खिलाफ आंदोलन कौन करेगा के लिए। और दूसरी बात, मैं फिर बार विवेक जी से एक ही बात कहूंगी कि आप बात अगर उत्तर प्रदेश की हो रही है तो उत्तर प्रदेश की करिए, और अगर आप फिर लाल डायरी का जिक्र करेंगे, राजस्थान वाली बात, किस्सा कहानी, फिर आप नाराज हो गए। लाल डायरी नाम आपने लिया, जबरदस्ती आप अपना आक्षेप हमारे ऊपर थोप रही है। लाल डायरी नाम हमने थोड़ी लिया था, आप अन्नू जी ये बताइए, लोकसभा चुनाव अब आने वाले हैं, मान लीजिए आपकी सरकार आती है, जैसे कि आप लोग भी स्वीकार करते हैं कि हमारी सरकार आ रही, जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है,
तो क्या इस जो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवकों की ये जो समस्या है, इस पे क्या आपकी सरकार ईडी सीबीआई जांच कराएगी स्वतः से? ईडी सीबीआई के खिलाफ आंदोलन कौन करेगा अगर कांग्रेस ये करेगी एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि 2024 में अगर देश की जनता को कांग्रेस देश की जनता का प्यार कांग्रेस को मिला, तो यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट है कि हर तरह से, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या उन राज्यों की जहाँ से इस समय बीजेपी सरकार बैठी है, वो पूरी तरीके से वो हर एक घोटाले से लेके भ्रष्टाचार से लेके हर एक तक, चाहे वो शिक्षा भर्ती हो, चाहे वो परीक्षाओं पे जो पेपर लीक किया गया है, उस सारी मामलों का, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों का, तो अभी सारे मामले बीजेपी ने अपने प्रदर्शन में लेके जिनको टालने का काम किया है, वो सारे मामले खुलेंगे और बहुत बड़े पैमाने पे खुलेंगे। और इस सारे हिसाब किताब उस समय इसी तरीके से कांग्रेस सरकार करेगी। तो कांग्रेस सरकार ने अपनी तरफ से हर बात स्पष्ट कर दी है कि हमारी सरकार आने से सभी, चाहे युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा भी मिलेगा, किसानों को उनका हक भी मिलेगा, और शिक्षाओं में चाहे वो परीक्षाओं में जो, चलिए अनु जी, आपने ये नहीं बताया कि ईडी सीबीआई जांच इस विषय की ईडी सीबीआई जांच अगर 24 में आपकी सरकार आती है तो आप करवाइएगा, आपकी पार्टी करवाएगी, ये बताइए। मैंने तो मैं उसी पे अरे पकड़ नहीं लेगी इनको ईडी सीबीआई, जांच बिल्कुल ये उसके पास जाएंगे, खुद वांटेड है वहाँ। या तो विवेक आप ही बोलेंगे या तो हम ही को बोलने दीजिए। नहीं, बताइए आप ये कहती हैं कि आपकी सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश के इस विषय पे ईडी सीबीआई जांच आपकी सरकार करवाएगी? बिल्कुल करवाएगी, जरूरत पड़ने पे सारी जांचें होंगी और पूरा खुलासा भी होगा। और जिन युवाओं का हक, जिन मेहनत का संघर्ष युवाओं का हक इस समय बीजेपी सरकार हक मार रही है और रेवड़ी की तरह नौकरियां हर अफसरों के बेटों को, नेताओं के बेटों को दे रही है, इसका पूरा हिसाब कांग्रेस आने पे हम जरूर लेंगे। ठीक, अंशुमान जी, जी जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे विवेक जी हो चाहे और नेता हो, जब भी इस विषय की चर्चा आती है वो ब्यूरोक्रेसी पे डाल देते हैं, और जब इनसे कहिए कि ब्यूरोक्रेसी आपके नियंत्रण में नहीं है तो कहते नहीं साहब हम तो सुधार कर रहे हैं, ये पुराना मामला है, ब्यूरोक्रेसी को अब हम सही कर रहे हैं। तो ये अपना चेहरा बचाते बचाते क्या और काला कर ले रहे हैं क्या, इस तरह के इनके जो कृत्य हैं? देखिए, ये तो नूरा कुश्ती है, पॉलिटिकल मामला है तो चलता रहेगा। देखिए, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस जो भर्ती हुई हैं, इसमें राजेश सिंह जो हैं विधानसभा परिषद के प्रमुख सचिव थे, ये इनके बेटे अरविंदु प्रताप सिंह इसमें नौकरी पाए, और विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे जो है उनके भतीजे सलाह दुबे और पुनीत दुबे इसमें नियुक्ति पा गए थे। इसके अलावा जो हृदय नारायण दीक्षित पूर्व हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके करीबी थे पंकज मिश्रा, उनको नौकरी दी गई थी इसमें। और इस भर्ती प्रक्रिया के लिए एक सब होनहार लोग थे भाई, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उसको इसका चयन का काम दिया गया था। तो ये पूरी समझ लीजिए 120B का तो यहाँ मुकदमा बनता है कि ये साजिश के तहत इसमें काम किया गया। ये पूरी प्लानिंग की गई, प्लानिंग के तरीके से इस भर्ती को लाया गया और लाने के बाद इसको एग्जीक्यूट किया गया, ये भर्ती की गई। तो ये प्रथम दृष्टया ही अपराध सिद्ध हो जाता है। इतना, और प्रदीप दुबे जी के बारे में जो इनका जिक्र किया, इनके बारे में कौन नहीं जाता। मैं हृदय नारायण दीक्षित जी के समय में भर्ती हुई थी विधानसभा में, उस भर्ती की भी जांच मैं चाहता हूं कि हो जाए कभी, और सरकार भी उसका ध्यान दे। आप अनावश्यक इनकी प्रतिभाओं पे प्रश्न लगा रहे थे। दूसरा चीज ये है कि देखिए, सरकार की नीयत पे संदेह तो है। इस सरकार ने युवाओं को साथ में इतना अत्याचार कर रखा है, बेरोजगार युवाओं के साथ में। देखिए उनके चाचा, इन्होंने ये बात करते हैं कि उन्होंने, देखिए सरकारी नौकरी की आवश्यकता, पद खाली पड़े हैं तो उसको रेवड़ी तो बात नहीं। एक मिनट अंशुमान जी, आपको रोकेंगे। आप विवेक जी कह रहे हैं कि इनके चाचा आईएएस हैं, तो ये आईएएस काहे नहीं हो गए? काहे भाई आरोप भर्ती में चले आए? आईएएस ही हो जाए। अगर आईएएस होने से उनके अंदर इतनी गुणवत्ता आ जा रही है, इतने प्रकांड विद्वान हो जा रहे हैं, तो आईएएस काहे नहीं हो जा रहे हैं? क्यों चोरी बेईमानी के रास्ते से आ रहे हैं? क्यों गरीबों का, बेरोजगारियों को का हित खा रहे हैं? ईमानदारी से भर्ती हो जाए तो चपरासी की औकात नहीं होगी। पढ़े लिखे लोग पता नहीं कहां से पढ़े लिखे हैं। अरे भाई, हमारा आरोप है सुप्रीम कोर्ट, आप भाग रहे हैं। आरोप हमारा है सुप्रीम कोर्ट, आप भाग रहे हैं। द्विवेदी सब खानदानी विद्वान हैं, सबके चाचा पापा को खानदानी विद्वान, नया शब्द आपने निकाल दिया। ये खानदानी विद्वान है। आप जब वैकेंसी, अंशुमान जी, डिबेट को कॉमेडी सीन बना नहीं, अंशुमान जी, आप जब वैकेंसी निकालेंगे तो ये इसमें जोड़ेंगे कि भाई खानदानी विद्वान,
ये योग्यता आवश्यक है। अरे भाई, ये जोड़ेंगे आप, ये बताइए। बिल्कुल खानदानी इनको जोड़नी नेता- पड़ेगी। अब जब भारतीय लोग जनता पार्टी जो खानदानी भर्ती नेता हो सकते निकालेगी, हैं, तो सरकार खानदानी जो भर्ती विद्वान भी हो निकालेगी, सकते हैं। उसमें इनको निकालना पड़ेगा कि परिवार के लोग और इसमें क्या कहते हैं आ सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। नई डिग्री निकाल दी इन्होंने, खानदानी विद्वान। खानदानी चाचा विद्वान। उनके आईएएस है तो वो भी आईएएस हो ये गए। देखिए, अनिवार्य अर्हता जो होगी वो यही होगी। जब समझे? खानदानी विद्वान, खानदानी नेता हो सकते हैं तो खानदानी विद्वान भी हो सकते हैं। भाई खानदानी नेता अलग चीज है विवेक जी, खानदानी विद्वान वो भी नौकरी में आ जाना, सरकारी नौकरी में। ये आप इस तरह से कह करके जो वो बेरोजगार हैं, जो एक टाइम खाना खा करके इलाहाबाद और दिल्ली में पड़े हुए हैं, तैयारी जिस कर रहे दिन वो हैं, युवा- उनकी आत्मा आपकी पार्टी को श्राप देगी। मैं कह रहा जिन लोगों ने उनके हितों को अधिग्रहण किया है, उनकी आत्मा उनको श्राप देगी। ईश्वरी जी, जिस दिन इन युवा जो आज कहिए कानून पे विश्वास रख रहे हैं और सभ्यता पे विश्वास रखते हैं, ये अभी चल रहे हैं अपनी राह पे ईमानदारी से, जिस दिन किसी ने भगत सिंह जैसी और चंद्रशेखर आजाद सी राह पकड़ ली ना, तो इनका कोई नेता, इनका कोई अधिकारी, इनका कोई आदमी सड़क पे दिखेगा नहीं। ये राह बड़ी कठिन हो जाएगी इनकी। ये युवाओं को जिस अवसाद में, जिस तनाव में झोंक रहे हैं और मुझे ये अपराधी बनाने में तुले पड़े हैं, उनको इतना पीड़ित करने पड़े हैं। इन्हीं के कारण आज युवा जो है, जो पढ़ा लिखा युवा है, वो अपराध की तरफ जा रहा है, गलत तरीके से कमाने के साधन ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी विद्वता का सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये चाचावाद, ये भतीजावाद, ये लाने वाले, ये बताने वाले कि ये है वो है, ये खुद जाकर के बैठ गए इसमें। और बड़ा दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी की संज्ञान नहीं लेते हैं, और संत हैं वो, उसके बाद भी ये हाल है। हम तो उनके पूज्य कहते हैं उनको, वो पूज्य महंत हैं, लेकिन बावजूद या अगर पूज्य महंत के रहते ये सब हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये केंद्रीय सरकार, अब केंद्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए कि जो नेतृत्व यहाँ पे काम कर रहा है, क्या उसका लगाम, उसकी क्या कहते हैं, उसके लगाम उसके हाथ में नहीं है क्या? क्या यहाँ का मुख्यमंत्री जो उन्होंने बनाया, जिसको वो नियंत्रण नहीं कर पा रहा है यहाँ की व्यवस्थाओं को? ये तो केंद्रीय नेतृत्व को सोचना पड़ेगा। और खुद इनको, ये तो खुद जानते हैं विवेक भाई कि क्या स्थिति है। ये जो भी कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि जिस पीड़ा में ये भी हैं, वो हमारी पीड़ा में समाहित है, लेकिन कहे तो कहे क्या, सत्ता में मजबूरी से बंधे हुए हैं। मजबूरी से बंधे हुए हैं। ये भी भीष्म पितामह के रोल में है कि सत्ता से बंधे हुए हैं, जो सत्ता कहेगी वही सही है, भले ही सामने धर्म का मार्ग पहले पांडव हो, लेकिन ये कौरवों के साथ रहेंगे इस स्थिति में। आशीष जी, जी सर, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अभी हमारी डिबेट में कहा कि ये खानदानी विद्वान है, तो ये इनका ये जवाब कहां तक शोभनीय है कि खानदानी विद्वान है तो उन्हीं को नौकरी मिलेगी। अब कह रहे हैं उनके चाचा आईएएस है, आईपीएस हैं, तो आईएएस आईपीएस क्यों नहीं बन गए? क्यों भाई यहाँ विधान परिषद में इस तरह से चोरों की तरह भर्ती हो गए? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, का लड़का आईपीएस क्यों नहीं आते बन हैं गया? विवेक जी, आते हैं। मैं बताता हूँ। जहाँ तक जो खानदानी विद्वान की बात विवेक भाई ने कही है, ये सीधी तौर पर तंज कसा है, ये हम सब जान रहे हैं। क्योंकि ये जान रहे हैं, ये सारी सच्चाई जानते हैं क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, चूँकि ये सरकार में हैं, सरकार के एक पार्ट हैं, तो ये सारी चीज़ों से अवगत हैं। तो इन्होंने एक तंज कसा है ये कि वो हैं तो फिर उनके भतीजे भी खानदानी विद्वान है, ये एक तंज है। चूँकि जो विषय है वो बड़ा सीरियस है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कॉमेडी से हटाना चाहूँगा। आप ये सोचिए कि जो अभ्यर्थी होता है, सारे लोग तो नेताओं के, अफसरों के बेटे नहीं होते, पुत्र नहीं होते। उनमें से कई ऐसे होते हैं जो किसानों के बेटे होते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से निकले हुए छात्र होते हैं। और शिक्षा इतनी महंगी है आज के समय में, जो सिविल सर्विसेज हैं, एक एक कोचिंग के पढ़ने के लिए लाख लाख, डेढ़ लाख रुपए की फ़ीस देनी पड़ती है। इन बच्चों के पास में वो फीस नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनके जो माँ बाप हैं, कोई अपना मकान बेच देता है, कोई अपना खेत बेच देता है, कोई अपनी गाड़ी बेच देता है। ये कितना, मतलब मैं मार्मिक अंश की बात कर रहा हूँ। विवेक जी सुनिएगा इनकी बात को ध्यान से। वो फीस जमा करने के लिए कितनी, मतलब गुर्बत में उनका जीवन रहता है जब तक कि वो तैयारी करते। मैंने देखा है, मैंने इलाहाबाद भी देखा और मैंने दिल्ली भी देखा है। मैंने बच्चों को देखा है कि क्या खाना खाते हैं वो, किस कंडीशन में वो रहते हैं। हवा के लिए एक पंखा होता है, वो भी इतनी कम स्पीड में चलता है कि उससे हवा नहीं आती, खाली आवाज़ आती है।
खाने की समस्या है, वहाँ पर पैसे के लिए तरसते हैं। इतना उनके पास पैसा नहीं होता है। वो जब तैयारी कर रहे होते हैं, चूंकि बड़ी मुश्किल बमुश्किल तो वो फीस भर रहे होते हैं, अगर उनका कभी इच्छा कर जाए कि 10-20 रुपए के पानी के बताशे खा ले तो सर उनके पास पैसे नहीं होते। मतलब मैं उनकी हालत बता रहा हूँ। ऐसे जो लायक अभ्यर्थी होते हैं वो जब इस तरीके की परीक्षा में जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ इतना बड़ा घात करा जाता है, धोखा करा जाता है, तो आप एक बात का अंदाज़ा लगाइए कि अभी सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी, सीबीआई की जांच में 100% दोषी पाए जाएंगे और ये जो नियुक्ति है ये रद्द कर दी जाएगी। आप मुझे क्या बताएं कि ये जब नियुक्ति रद्द होगी तो उसके बाद वो जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने वो परीक्षा दी थी, ज़रूरी तो नहीं है कि अगली बार जब परीक्षा हो तो वो फिर सेलेक्ट हो जाएं। सेलेक्ट हो जाए और उतनी एज उनकी बची हो या उतनी एज बची हो। आप ये समझिए कि युवाओं का, एक युवा का जीवन नहीं, उस एक युवा के पीछे उसके माँ बाप, उसका खानदान, उसके यहाँ की घर की माली हालत, कहां पर लेकर जाना चाह रहे हो सरकार? क्या करना चाह रहे हो आप इन लोगों के लिए? ये गरीब हैं, ये सिर्फ वोट देने के लिए काम आते हैं, इसके अलावा सरकार की नजर में इनका कोई काम नहीं है। क्योंकि जब वोट देने की बात आएगी तब ये बता देंगे कि सुनो तुम हिंदू हो और तुम मुसलमान हो। इनके पास ये बताएंगे कि सुनो तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम वहां विधानसभा विधान परिषद में बैठो, हम तुमको 5 किलो चावल और जो दाल दे रहे हैं ना उसी से अपना गेहूं से काम चलाओ। चलिए आशीष जी, इस मुद्दे पे फाइनल कमेंट बताइए। देखिए सर, फाइनल कमेंट मेरा सिर्फ इतना है, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद में जो भी दोषी लोग हैं उनको उनके ऊपर जुर्माना लगाकर और उनकी सेवाएं रद्द करके उनको जेल की हवा खिलानी चाहिए और ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए जिसके बाद ऐसी कोई भी घटना होने से पहले 10 बार अफसर सोचे, नेता सोचे या उससे संबंधित लोग सोचें। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और जो भी लोगों ने इसमें भाग लिया था इस परीक्षा में, उनके लिए सरकार कहीं ना कहीं किसी नौकरी का इंतजाम करके उनको दे, क्योंकि ये सिर्फ एक अभ्यर्थी की बात नहीं है, ये पूरे परिवार की बात है और ये हमारे समाज की बात है। और जैसा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने बताया कि कहीं ना कहीं ये अपराधी बनने की राह पर अगर ये लोग निकल पड़ेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए और उसके लिए ये सरकार जिम्मेदार होगी। अंशुमान जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट बताइए। ईश्वरी जी, मेरी 2 बातें हैं। एक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, उच्चतम न्यायालय जी के संज्ञान में है ये मामला, तो मैं चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय इसको लंबा ना खींचे और एक सीमित समय में इसका निर्धारण कर दे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग जिनके बड़े अधिकारी जिनके बच्चे इसमें शामिल हैं उनको उनके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनकी जांच की जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार के वो जनक रहे हैं। प्रदीप दुबे जी के बारे में सब जानते हैं, ठीक है। इन लोगों के ऊपर ईडी भी जांच हो, डीडी की भी जांच हो। अंशुमान जी, प्रदीप दुबे एक ऐसा नाम है जो चर्चा में इन्हीं लोगों के द्वारा ले आया दिया गया है। बड़े नामों को छुपाने के लिए प्रदीप दुबे का नाम सालों से तैरा दिया गया है, लेकिन इस भर्ती के पीछे बड़े बड़े मगरमच्छ छिपे हुए हैं। देखिए, बड़े मगरमच्छ छोटे जो मछलियां हैं वही बताएंगी, क्योंकि बड़े मगरमच्छ अपना नाम आगे करेंगे, ना अपना सिग्नेचर आगे करेंगे, ना अपनी जिम्मेदारी को आगे करेंगे। अनु प्रसाद जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, बस मेरा हम कांग्रेस का यही मांग है कि इससे निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो, चाहे वो नेता हो चाहे वो बड़े अफसर हो, उन सभी लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आने वाले कल में कोई भी निर्दोष जो बच्चे जो युवा मेहनत करते हैं उनका हक न मार पाए। और मेरा एक अनुरोध ये भी है कि वो युवा जो इस परीक्षा में बैठे थे और साथ ही साथ इस बीजेपी सरकार में जितने पेपर लीक हुए, जितने विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, वो बिना किसी गलती के खामियाजा भुगते, उनको उनकी जो फॉर्म भरने में जो 1000, 1500 न जाने कितने फीस लगते हैं, उन सारे विद्यार्थियों को ये नियम बनना चाहिए कि सारे विद्यार्थियों को उनका पैसा वापस मिलना चाहिए, जिससे कि पेपर लीक होने का जो मामला है ये थमे और साथ ही साथ जो ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है नियुक्तियों में पूरी तरह थमे। चलिए विवेक जी,
जी। एक बार अब मुद्दे पे फाइनल कमेंट, आप पार्टी से अपने को अलग रहते हुए, आपके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, देश की आजादी की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो पार्टी से अलग हटके बेईमानों मक्कारों का साथ छोड़ करके आप बताइए कि क्या ये उन बेरोजगारों के साथ जाति की गई कि नहीं, उनके हितों पे डाका डाला गया कि नहीं, और इन जिम्मेदार लोग जो हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या ब्यूरोक्रेसी के हो, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए द्विवेदी जी, जो 1968 के एक्ट का वायलेशन हुआ, पहले तो वही गलत हुआ। ये परीक्षा लोक सेवा आयोग के द्वारा ही होनी चाहिए थी। जो विधानसभा के स्तर पर इस परीक्षा को कराने के लिए एजेंसी हायर की गई, और जो कुछ भी इसमें हुआ, जो भी आरोप प्रत्यारोप है, खानदानी विद्वानों को जो इसमें स्थान प्राप्त हुआ, जांच हो या नहीं। ये बदला गया 2017 में। 2017 में ये व्यवस्था आई प्राइवेट एजेंसी वाली। मैंने कहा ना कि 2017 में जो ये, और 17 में सरकार आपकी थी, भारतीय जनता पार्टी की थी। तो रहा हूँ कि 1968 के एक्ट का जो वायलेशन किया गया 2017 में, जो भी अमेंडमेंट हुआ, यही गलत हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। ये परीक्षा लोक सेवा आयोग को करानी चाहिए थी, इसकी शुचिता बनी रहती। जिस तरीके से इस परीक्षा को विधानसभा ने कराने का जिम्मा लिया, और जिसमें ऐसे अधिकारी इन्वॉल्व हुए जिनकी कह लीजिए कि जिनकी निष्पक्षता संदेह के घेरे में है, जिनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, किसी का लड़का, किसी का भतीजा, ऐसे तमाम सवाल पहले भी उठते रहे हैं। किसी का लड़का एसडीएम हो जाता, किसी कुछ हो जाता है, तो लोग उस पर सवाल उठाते हैं। सवाल उठाना समाज का लाजमी है, उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच में जो भी दोषी हो उसके ऊपर उचित धाराओं मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश का भर्ती घोटाला सामने आया है, और अब उससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात यह है कि सीबीआई जांच को रोकने के लिए हाई कोर्ट में एक बार जाती है सरकार, और एक बार सुप्रीम कोर्ट में अब इस समय गई हुई है। आपको बता दें, ये घोटाला यहीं तक नहीं रुक रहा है। अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाती है तो बहुत बड़े कद्दावर लोग, नामचीन हस्तियां इस जांच के दायरे में आएंगी। अब इसके बाद और एक चीज हुई, जैसे ही ये संज्ञान में आया और ये रिटें होने लगी हाई कोर्ट में, उसके बाद कुछ जो उसमें और प्रकांड किस्म के भर्ती माफिया थे और विद्वान लोग थे, उन्होंने अपने बच्चे को यहां से निकाल के दूसरी जगह सेट कर दिया है। यह भी एक मामला, अगर ये जांच होती है तो यह भी एक मामला सामने आएगा। फिलहाल ये हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। उनके हितों पे जिस तरह से ये कुठाराघात किया गया है, ये हमको, आपको, सारी जनता को, जो आम नागरिक है, उनको सोचना चाहिए कि वो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। जब वो ये सोचेंगे, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, ये एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है। फिलहाल देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। बहुत बहुत धन्यवाद।